deep in the shadow. Hello guys, welcome to my channel. So guys, today we are going to start a new unit from chemical thermodynamics, that is class 11 only. So बड़ा from class 11 से हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ पे आज एक नया यूनिट पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को जानने की ज़रूरत है फ्रॉम दिस यूनिट, दैट इज द टर्म थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स अगर बोलते हैं हम लोग तो इसका मतलब क्या निकलता है? थर्मो मतलब थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब इसको बोल सकते हैं मोशन। तो हीट मोशन को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ज़्यादातर हम लोग क्या डील करते हैं? तो अगर कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस अगर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, अगर कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे एनर्जी चेंजेस, इट मतलब सीधा सीधी बोल सकते हैं कि इट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस अकम्पेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। उसको ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर वही चीज़ को ही देखेंगे, कैसे एनर्जी चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो मेनली chemical thermodynamics, it deals with the energy changes accompanying all types of physical and chemical processes, ठीक है। तो जो भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होंगे उसमें एनर्जी चेंजेस कैसे होंगे उसको हम लोग डीलिंग करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही ज़्यादा फोकस करेंगे और इसमें 3 जनरलाइजेशंस के ऊपर डिपेंड होता है। इस चैप्टर में ज़्यादातर 3 जनरलाइजेशंस के ऊपर काम होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है और साथ ही साथ इसका लिमिटेशंस क्या क्या है, क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग बारीकी से स्टडी करेंगे, ठीक है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। लेट्स स्टार्ट, ठीक है गाइस। आई होप तुम लोग सब अच्छे हो। बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, मेरा कुछ प्रॉब्लम्स था। शायद अगर कुछ हो जाता है, एक अच्छा खबर तुम लोग को देने वाला हूँ। अगर इन द मीन टाइम मेरा हो जाता है एक जगह पे सिलेक्शन, तो मैं ऑब्वियसली तुम लोगों को बारीकी से मैं एक वीडियो बना दूंगा और इससे तुम लोगों को बहुत वो मिलेगा। अगर मुझे मिलता है तो प्रे करना कि मुझे मिले वो चीज़ को। और विद इन अ वेरी फ्यू डेज I'm going to tell you that particular information. Okay guys, so for that I'm very much thankful to all of my subscribers and also whom most they liked me. So guys, so अभी और ज़्यादा बात नहीं करते हम लोग। so पहली बात यहाँ पे हम लोग जनरली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जाते हैं हम लोग। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सो ऑब्जेक्टिव्स, इसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब उद्देश्य क्या क्या है, और यू कैन से इम्पॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहली बात, अगर इम्पॉर्टेंस देखते हो उसका, अगर इम्पॉर्टेंस इस चैप्टर का देखते हो, मतलब इस थर्मोडायनेमिक्स का अगर देखते हो, तो जनरली इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग टू एस्टाब्लिश द क्राइटेरिया, और यू कैन से क्राइटेरियन, ठीक है। मैं और एक पेन यूज़ करता हूँ, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। बहुत दिन से टच में नहीं हूँ वीडियोस में, तो इसलिए सब कुछ मिसमैच्ड हो गया, मिसमराइज्ड हो गया। सॉरी फॉर दैट गाइस। टू एस्टाब्लिश टू क्राइटेरिया, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्राइटेरियन भी लिख सकते हैं। टू एस्टाब्लिश द क्राइटेरिया और क्राइटेरियन, ठीक है। टू एस्टाब्लिश द क्राइटेरिया और क्राइटेरियन, क्या, किसके लिए? फॉर प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी। तो कोई भी अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबिलिटी मतलब अपने आप होता जाना, जैसे नेचुरल बोलते हैं ना कि अगर हम लोग जैसे बोलते रहते हैं ना कि लोहा मामल लग गया, मतलब कोरोज हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मतलब नेचुरल फेनोमेनन है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन हिसाब से भी बोल सकते हैं।
तो अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ अपने आप रिएक्शंस होता रहता है, स्पॉन्टेनियस बोला जाता है या फिजिबिलिटी, तो उसको प्रेडिक्ट करने में भी हम लोग इस ऑब्जेक्टिव्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि उसका अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं, हाँ वो चीज़ ऐसा हो सकता है। तो जनरली यू कैन एस्टेब्लिश द क्राइटेरिया फॉर प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी। किस चीज़ का फिजिबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं, जनरली द फिजिबिलिटी ऑफ फिजिकल, और मैंने कुछ देर आगे बोला केमिकल प्रोसेस भी बोला था। तो फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस अगर हो रहा है तो उसका हम लोग फिजिबिलिटी, अगर फिजिबिलिटी है, स्पॉन्टेनियस है फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं उस क्राइटेरिया को। तो इस चैप्टर में ये एक इम्पॉर्टेंस बोल सकते हो कि हम लोग कोई भी फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का फिजिबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। ये चीज़ इस चैप्टर से आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये कोई भी केमिकल प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, उस चीज़ को भी हम लोग निकाल सकते हैं। दैट इज whether the chemical reactions or whether the chemical reaction is feasible or not under a given condition of temperature or pressure or a concentration or any concentrations, वो feasible है या नहीं under some conditions, उसको भी हम लोग चेक आउट कर सकते हैं या फिर एस्टैब्लिश कर सकते हैं उस क्राइटेरिया को। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब केमिकली हीट मोशन बोल सकते हो। सो हीट देने से कैसे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, वो फिजिबली अपने आप रिएक्शंस होते जाते हैं या कुछ हीट देने का ज़रूरत पड़ता है। तो जनरली अगर फिजिबिलिटी है या नहीं, उस चीज़ को भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग वो चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर फिजिबिलिटी है फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में, अगर फिजिबिलिटी हम लोग को चेक करना है, वी कैन फाइंड आउट, वी कैन प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी। दैट इज द इम्पॉर्टेंस, first importance of this thermodynamics, you can say. So that is I have written objectives also. So ये था पहला पॉइंट, मैंने तुम लोग को ओरली भी बता दिया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट चीज़ को जानने का ज़रूरत है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंस है थ्रू दिस थर्मोडायनेमिक्स, व्हाई यू आर स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज a very important point, that is to determine the extent, ठीक है, to determine the extent to which, to determine the extent, इंग्लिश में लिख के दे रहा हूँ पहले, इसके बाद हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है। सो determine the extent, to determine the extent to which a process, to determine the extent to which a process, बाद में आज पहला दिन है इसलिए मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, बाद में न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल्स बहुत चीज़ आ जाएंगे, तब हम लोग उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। बस अभी सुन लो तुम लोग। टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच ए प्रोसेस, ठीक है, इंक्लूडिंग, टू व्हिच ए प्रोसेस इंक्लूडिंग ए केमिकल रिएक्शंस, to determine the extent to which a process including a chemical reaction would proceed under some conditions, would proceeds under some given conditions, under some given conditions, if feasibility is established। ये सब चीज़ सिर्फ जानने का ज़रूरत है कि ये चैप्टर को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। अभी इसके लिए तुम सीखने मत जाओ कि मैंने अभी लिख दिया मतलब इसको तुम लोग को पढ़ना है, पढ़ सकते हो, टेक द कॉन्सेप्ट ओनली बट डोंट मेमोराइज दिस थिंग्स। तो यहाँ पे मैं आगे भी बोल रहा था कि पहले पॉइंट पे हम लोग का क्या था, हम लोग फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि नहीं, कोई भी अगर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, उसको हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं उस क्राइटेरिया को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच ए प्रोसेस इंक्लूडिंग ए केमिकल रिएक्शंस would proceed under some given conditions if feasibility is established। तो यहाँ पे आफ्टर फिजिबिलिटी ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर फिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। सो फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड होने के बाद एट सम गिवन कंडीशंस, तो जनरली
वहाँ पे भी हम लोग कितना एक्सटेंट तक वो प्रोसेस हुआ है, मतलब केमिकली रिएक्शंस प्रोसीड हुआ है अंडर सम गिवन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस चाहिए। अगर कुछ केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो तो तुमको कभी कभार कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर तुम सपोज कुछ केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो, सो तुमको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कुछ कंडीशंस तुमको मेंटेन करने का ज़रूरत होता है कभी कभार। जैसे बोल सकते हो कि सर एट सम प्रेशर्स और एट लोअर प्रेशर, एट हायर प्रेशर, एट मिड टेम्परेचर, यू कैन से एट हायर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर्स कॉन्सेंट्रेशंस कमा देना, कैटलिस्ट डाल देना। सो जनरली ये सब चीज़ केमिकल रिएक्शंस में हम लोग करते हैं, मतलब क्योंकि रिएक्शंस कभी कभार कैटलाइज नहीं हो सकता है, उसके लिए हीट देने का ज़रूरत पड़ता है, कभी कभार आइस में करना पड़ता है कभी कभार, या रिएक्शन चैम्बर को क्या करना पड़ता है, कूल करने का ज़रूरत पड़ता है, लाइट बंद करके रिएक्शंस करना पड़ता है, कभी डार्क रूम में रिएक्शंस प्रोसीड होता है। तो बहुत सारा कंडीशंस हो सकता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो वही चीज़ को बोल रहा है कि कितना तक एक्सटेंड हुआ है वो रिएक्शंस फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश होने के बाद, मतलब स्पॉन्टेनिटी एस्टैब्लिश होने के बाद कितना एक्सटेंड तक वो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हुआ है या हुआ है बोल सकते हो, उसको भी तुम क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो बाय स्टडिंग द थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिबिलिटी होने के बाद भी, स्पॉन्टेनिटी ऑब्जर्व होने के बाद भी या होने के बाद भी तुम कितना एक्सटेंड तक केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हुआ है उस चीज़ को भी निकाल सकते हो बाय स्टडिंग द थर्मोडायनेमिक्स। So see, this is a very very important point you can say. So generally these are the some objectives on which on this basis we'll proceed to some other concept of thermodynamics, that is called chemical thermodynamics. वो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे। उसका लिमिटेशंस भी हम लोग देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से तुम लोग को सब कुछ ही मिल जाएगा, नहीं, कुछ कुछ चीज़ बता नहीं पाते थर्मोडायनेमिक्स से। जैसे एक तो मैं बोल देता हूँ रेट ऑफ द रिएक्शंस, कैसे रेट रिएक्शंस का रेट कैसा होना चाहिए, कैसे प्रोसीड होगा, वो चीज़ यहाँ पे बोल सकते हो ये फेलियर है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स। तो लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशंस टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या हम लोग का लिमिटेशंस है ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे हम लोग का लिमिटेशंस एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, इस चैप्टर के पढ़ने के आगे हम लोग लिमिटेशंस देख रहे हैं। ठीक है, बट ये चैप्टर बहुत ही कम्प्रेहेंसिव बोल सकते हो, बहुत ही कम्प्रेहेंसिव स्टडी हम लोग को मिलने वाला है। तो लिमिटेशंस में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर द फर्स्ट लिमिटेशंस फ्रॉम दिस थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला लिमिटेशन बोल सकते हो कि ये जो लॉ है, जो भी लॉस हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, तो लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जितना भी थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, बस 3 ही लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सो द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जितना भी होगा इट कैन अप्लाई ओनली टू द मैटर। मैं ऐसे लिख के बोल रहा हूँ, बट नेक्स्ट दिन से ऐसा लिख के नहीं बोलूँगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दूंगा। ठीक है, सो द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली टू द मैटर। मैटर मतलब क्या है, मैटर मीन्स क्या है, मैटर मतलब एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज मास एंड द स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। सो मैटर अगर बोल सकते हैं, तो अगर मैटर बोलना चाहते हैं तो इट कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और इट कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, और इट मे एग्जिस्ट इन gaseous state also. So generally the law of thermodynamics apply only to the matter, but apply only to the matter in what? In bulk, not in small quantities. In bulk, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर होता है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। छोटा मोटा अगर पार्टिकल्स हुआ तो उसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली बल्क। और बल्क में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरली इन बल्क एंड नॉट टू, मैंने कुछ जगह बोला कि क्या किस में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट टू इंडिविजुअल एटम्स ऑल्सो। सो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर अगर मैंने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने का कोशिश किया तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली टू द बल्क। ठीक है, इसके बाद इंडिविजुअल एटम्स और बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये एक फर्स्ट लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स। अगर पढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस के ऊपर अप्लाइड नहीं कर सकते,
ठीक है, ये एक लिमिटेशंस है। इसके बाद अगर हम लोग और लिमिटेशन देखने का कोशिश करेंगे तो जनरली इट कैन, ये तो प्रेडिक्ट करेगा बट इट कैन ओनली प्रेडिक्ट, इट कैन ओनली प्रेडिक्ट मतलब सिर्फ धारणा कर सकता है। इट कैन ओनली प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, कितना फिजिबल है वो रिएक्शन, कितना स्पॉन्टेनियस है, कितना अपने आप हो रहा है, उस चीज को प्रेडिक्ट कर सकता है। इट कैन ओनली प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस बोल सकते हो, केमिकल प्रोसेस मतलब केमिकल रिएक्शंस, सो प्रोसेस, बट नॉट इट्स सक्सेस। तो ये सक्सेस नहीं है मतलब बोल सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे एक चीज तो बोल सकते हैं कि हम लोग कोई भी एक रिएक्शन का फिजिबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ से हम लोग बोल नहीं सकते कि हम लोग सक्सेस वे में बता पा रहे हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि वो चीज़ सक्सेस भी नहीं हो पाते, गलती हो जाते, या गलती होता भी है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे और एक लिमिटेशंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड लिमिटेशन हम लोग लिख लेते हैं, मैंने शायद बोला भी था, हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोग क्या नहीं कर सकते, इट कैन नॉट टेल एनीथिंग। ये जनरली जो थर्मोडायनेमिक्स है ये हम लोग को बताता ही नहीं, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि कैसे रेट रिएक्शंस का रेट है, मतलब कैसे जा रहा है, मतलब कितना टाइम ले रहा है वहाँ पे। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब कैसे रेट कितना है, मतलब तो वी कैन फाइंड द रेट इफ द reaction is very slow, but if it is very fast then you cannot find the rate of the reaction. Slowest step is the rate determining step. You will get to know in chemical kinetics, that is in your class 12 only. So just अगर slow steps, अगर बहुत slowly अगर reaction proceed हो रहा है, from reactant to product हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग find out कर सकते हैं rate को, that is slowest step को। but अगर बहुत fast reactions हो रहा है, तुमने reactions को start किया, टाइम start किया, फटक से प्रोडक्ट बन गया, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है रेट डिटरमाइनिंग करने में। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में ये एक चीज़ है जो रेट ऑफ द रिएक्शन है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि रेट ऑफ द रिएक्शंस कैसे होगा, मतलब कोई भी एक केमिकल रिएक्शंस अगर स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दीज आर द सम लिमिटेशंस। और भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है, हम लोग ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो limitations of thermodynamics that we have focused mostly। और इसके बाद यहाँ पे और एक मैकेनिज्म में बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसे बोल सकते हो, कोई ऐसे हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा लाइट नहीं दिया, ऐसे बोल सकते हैं कि doesn't throw any light in mechanism process। अगर कोई भी मैकेनिज्म है उसमें कोई भी वो नहीं दिया, मतलब कि कैसे मैकेनिज्म होगा, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कैसे मैकेनिज्म होगा, वो चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फेलियर है थर्मोडायनेमिक्स में, कि कैसे एक मैकेनिज्म प्रोसेस होगा, उसमें कोई भी बातचीत नहीं हुआ है। इसके बाद रेट ऑफ द रिएक्शन तो नहीं बताया, कोई भी ऐसा कोई भी चीज़ बोला भी नहीं। फिजिबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते, ओनली प्रेडिक्ट इन द फिजिबिलिटी, बट इसका सक्सेस कितना रेट तक है हम लोग उसको बोल नहीं सकते हैं। इसके बाद तो ओनली इन बल्क मैटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं, नॉट ऑन द इंडिविजुअल एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये था लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग को कोई भी चैप्टर के बारे में जानने के आगे हम लोग को देखना पड़ता है कि उसमें लिमिटेशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस चीज़ को ही हम लोग आज देखा, एज ए इंट्रोडक्टरी पकड़ सकते हो। तो मेरा आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था इस चैप्टर के ऊपर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस चैप्टर। सो गाइज बी स्टे ट्यून्ड, एंड अभी वीडियोस आता रहेगा, रेगुलरली वीडियोस आता रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण बोल सकते हो, मेरा ही कुछ पर्सनल इश्यूज था, इसलिए मैंने कुछ कर नहीं पाया, कुछ पढ़ाई भी करना पड़ा ड्यू टू हैव सम एग्जाम ऑफ माइंड। सो गाइज हम लोग और एक वीडियो के साथ आ रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो और मम्मी पापा का ध्यान रखो। थैंक यू।